नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहुड पर। तो कैसे हैं साथियों आप सभी। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटी सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। इस टॉपिक की दूसरी क्लास होगी यह। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा क्लास को। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 29 अगस्त है और आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्यों इसी के दिन यह दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा रिकैप देखेंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था PYQ था और कुछ ट्रिक्स से हम लोगों ने देखा था क्या आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट थे। तो आइए उसको पहले देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था एक आर्टिकल 40, जिसमें बताया गया था क्या ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 41, इसको याद करने का तरीका बताया था कि इसमें क्या है, पाने का अधिकार। पाने से हम लोगों ने देखा था कि 41, तो काम पाने का अधिकार देखा था इसमें। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक 44, जिसमें हमने देखा था कि आचार संहिता। तो आचार संहिता है इसमें, कॉमन सिविल कोड जिसको बोलते हैं। 4 से हम लोगों ने देखा था कि 4 अर्थात 44 44, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इस पर आधारित कुछ PYQs जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्लास थी, इसको देख लेना। फिर देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं जो हमने लिखा था, और फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज की क्लास में क्या लिखा हुआ है। तो बताना चाहेंगे साथियों कि यहाँ पे कुछ कथन लिखे हुए हैं, वक्तव्य हैं जो महान विद्वान थे उन्होंने दिया था। किसके प्रति? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे अपना वक्तव्य दिया था, वो देखेंगे। लेकिन वक्तव्य कब समझ में आएगा? जब हमको समझ में आएगा कि डीपीएसपी का प्रकृति कैसा है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डीपीएसपी की प्रवृत्ति है अबाध योग। अबाध योग अर्थात इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो जब ये लागू ही नहीं कराया जा सकता, तो जैसे आपके पॉकेट में कोई पैसा है और वो पॉकेट में पैसा पड़ा ही रह जाए और उसको खर्च ना कर सको, तो क्या मतलब है उस पैसे का। तो वैसे ही ये डीपीएसपी है। अगर सरकार चाहती है अपने अनुसार तो उसको नियम कानून बना के उसको लाती है, अधिनियम कानून बना देती है। और अगर नहीं चाहती है तो वो ऐसे ही पैसे ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। तो इसी पर कहा था, एक KT शाह जी थे, उन्होंने कहा था कि ये तत्व ऐसे चेक के समान है जिसके भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। और हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था इस पर कि इन तत्वों का लक्ष्य है देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और एक ग्रेनविल ऑस्टिन जी हुए थे जो विदेशी विद्वान थे, इन्होंने बहुत वक्तव्य दिया है कई मुद्दों पे। तो इन्होंने डीपीएसपी पे भी दिया था कि कहा था इन्होंने कि इनका लक्ष्य है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। कुछ तो लागू कर दिए गए बना के कानून, लेकिन कुछ अभी भी लागू करने बाकी हैं। आइए देखते हैं डीपीएसपी के बारे में हम लोग कि उसमें क्या है और कैसे है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 45 तक, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 से। इसमें दे रखा है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। फिर है नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 47, जिसमें लिखा है कि लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आज सुधारने का प्रयास करेगा। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल
48, जिसमें दे रखा है कि 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। क्या है? दुधारू और वाहक पशु क्या होते हैं? जो अब इससे पहले तो चलता था बैलगाड़ी, तो बैल इसको खींचता था, बैलों द्वारा खींचा जाता था यह गाड़ी। तो ऐसे पशुओं को और मवेशियों के वध का प्रतिषेध करेगा राज्य। अगर हम देखते हैं कि इसी में एक बार 42वां संविधान संशोधन करके एक 48 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसमें कहा गया है क्या कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो डीपीएसपी में 2 आर्टिकल और जोड़े गए थे। उसमें से एक था 39 का मतलब निःशुल्क, का निःशुल्क, तो का से था निःशुल्क विधिक सहायता देगा राज्य। और एक था 43 का, तो इसमें क्या था? काम के लिए प्रबंधन, कर्मकारों के लिए प्रबंधन, मतलब कोई भी कार्य अगर राज्य सरकार के द्वारा होता है तो उसमें क्या करेगा? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, अर्थात इसमें मैन पावर लगाएगा, ना कि कोई मशीनरी से कार्य करवाएगा। तो ये 3 आर्टिकल और जोड़े गए थे, इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49। इसमें बताया गया कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग कहीं घूमने गए और वहाँ अपना निशान छोड़ते हैं, क्या है? अधिकतर लोग तो ऐसा बना देते हैं, पान का पत्ता, क्या बोलते हैं इसको आपके लैंग्वेज में? ये हमको नहीं पता, लेकिन इसको क्या बोल देते हैं? पान का पत्ता। तो ये जरूर बना देते हैं। तो आज के बाद आप लोग याद रखिएगा कि डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 49 में इसका संरक्षण प्रदान करता है राज्य। तो हम लोगों को भी एक कर्तव्य है कि वहाँ पर साफ सुथरा रखें उसको, तो वहाँ पे पान का पत्ता नहीं बना कर आना है, ठीक है? इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल 49 के तहत पान का पत्ता नहीं बनाना है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। देखिए साथियों, इसको याद करने के लिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं, फिर बताते हैं कैसे याद करना है। आर्टिकल 50 कैसे याद करना है? 50 में क्या है? 50 में है एक कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। इन दोनों को अलग किया गया है। अगर हम बात करें अलग किया गया तो इसको क्या हम याद करेंगे? एक ट्रिक हमारा है, ट्रिक में हम याद करेंगे कि 50 का नोट, 50 का नोट। अब देखिए, का से कार्यपालिका हो जाएगा और ना से न्यायपालिका हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 50 में 50 का नोट, अनुच्छेद 50 में क्या? 50 का नोट, 50 से क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है, ठीक है? 50 का नोट याद रखिएगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 51, इसके अनुसार क्या है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा। अगर बात करें कि इसको लागू करने के लिए तो कौन लागू कर सकता है? संसद। और संसद, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद किसके सहमति से, तो ये बिना राज्य की अनुमति के ही पूरे देश में लागू कर सकता है, ठीक, विदाउट एनी स्टेट परमिशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे इस पे कुछ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न होगा ये पीवाईक्यू होगा, कहीं ना कहीं आया होगा किसी न किसी एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से पढ़ना और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, निश्चिंत रहिए। आप लोगों को और कहीं से जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको फॉलो करते रहिए बस। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा था विदेशी नीति से संबंधित कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 51। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध का प्रावधान है? देखिए, गोवध निषेध
माफ़ी चाहता हूँ साथियों, ये थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो अब देखेंगे गोवध निषेध किस में है, तो ये हमारा आर्टिकल 48 में है। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि एवं पशुपालन का गठन किस अनुच्छेद में है, तो कृषि और पशुपालन का भी गठन किस में है, अनुच्छेद 48 में ही है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है किसमें, ये राज्य प्रणाली नहीं होगा साथियों, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे होगा कि कल्याणकारी की व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था, ये उल्टा लिख गया है, यहाँ पे होगा कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है, तो ये किस में की गई है, पहले ही क्लास में हमने बताया था कि यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और मौलिक अधिकार में हमारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार न्याय को करता है। और चुनाव आयोग अधिनियम अधिनियम ये तो कोई है नहीं। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग 324 में है, और मौलिक कर्तव्य हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ये हमारा आर्टिकल 51A में है। आगे देखेंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना किसके अंतर्गत आता है, कुटीर उद्योग। हम लोगों ने देखा था कुटीर उद्योग किस में है, आर्टिकल 43 में, और आर्टिकल 43 किस में आता है, 36 से 51 के बीच में, और 36 से 51 किस में है, ये हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मद्य निषेध का उल्लेख मिलता है। मद्य क्या बोलते हैं उसको, वाइन बोलते हैं, शराब बोल देते हैं, ठीक है, इसका भी निषेध है। तो ये आर्टिकल 47 में है। क्या जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो अगर हम शराब या दारू पियेंगे तो इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इसका निषेध है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 47 में नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा नहीं है। अगर हम देखेंगे नहीं, यहाँ क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, और क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है, बाद में मिलाते हैं आंसर की तो देखते हैं कि आंसर की में हमारा क्वेश्चन यार ये तो गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि नहीं दिया है कि है दिया है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि लोगों के पोषण स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करना, और ग्राम पंचायत का गठन। अगर एक ऑप्शन सही जानते हैं आप लोग तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे ग्राम पंचायत के गठन, ये किस में है, आर्टिकल 40 में, क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था। तो क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, और आर्टिकल 47 में तीनों हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है, अभी था नहीं आता है, यहाँ आता है, तो ये अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा का प्रयास, ये भी आता है। काम पाने का अधिकार, ये नहीं आता है, और दोनों ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों कट गए और कोई नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि काम पाने का अधिकार 41 में पाने का अधिकार, और दोनों तो हो ही नहीं सकता जब ए एलिमिनेट हो गया, और इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 46 में है अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा का प्रयास करेगा राज्य, ठीक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, देखिए राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थान को संरक्षण प्रदान करेगा। अभी हमने क्या बताया कि हमारा क्या दायित्व है, पान का पत्ता नहीं बनाना है किसी भी, जैसे हम लोग गए लखनऊ में बड़े इमाम बाड़ा या दिल्ली के लाल किला में, वहाँ पान का पत्ता बना है कि हम आएंगे देखेंगे यहाँ हमने बनाया था, तो ये क्या था, इसमें अनुच्छेद 49 में था। तो ये नहीं करना है आज के बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा, इसमें है कि गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित कौन से अनुच्छेद हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्राय पूछ लिया जाता है, ये उदारवादी होता है कि उदारवादी,
लक्षण किसमें लक्षित हो रहे हैं और गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं। तो ये आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 46, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 46 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। जय माता दी वाला आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित कौन कौन से आर्टिकल हैं डीपीएसपी में और उदारवादी सिद्धांत से प्रेरित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो यह कुछ अनुच्छेद होंगे जो प्रेरित है हमारे गांधीवादी सिद्धांत से। जैसे अनुच्छेद 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 43 हो जाएगा, अनुच्छेद 46 हो जाएगा, 47 और 48। देखिए गांधी जी क्या थे, एक मान लो उच्च विचार के थे और सिंपल मैन थे। तो वो गांव की तरफ ज़्यादा रुख करते थे। तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन हो गया। याद करने का तरीका कैसे याद होगा, तो ये ग्राम पंचायत का कुटीर उद्योग चरखा चलाया था उन्होंने सूत बनाने के लिए, और कई स्वदेशी आंदोलन हुआ था जिसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो कुटीर उद्योग की स्थापना हो गया। 46 में हमारा मद्यपान और ये 47 में मद्यपान निषेध हो गया। तो इस प्रकार से 46 में दुर्बल व्यक्तियों के लिए हो गया, जिसे गांधी जी ने हरिजन यात्रा किया था, और 48 में पर्यावरण से संबंधित हो गया। तो ये सब क्या है, गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। याद करने का तरीका याद करिएगा कि गांव है, गांव में जंगल है तो पर्यावरण है, गांव में लोग दुर्बल हैं, कुछ लोग दुर्बल होते हैं, दिन दुखी होते हैं, तो ऐसे, और गांव में कुछ लोग मद्यपान मदिरा करते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48 ये हमारे आर्टिकल हो जाएंगे गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित। आइए देखते हैं हम लोग अब जो उदारवादी लोकतंत्र से प्रेरित हैं। तो ये हो जाएंगे 45, 44, 39 का ए, 48, 48 से 49। इसमें कुछ कॉमन भी है, एक ये 48 वाला कॉमन है और एक दो कुछ और कॉमन होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 50 और ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, उदारवादी इसमें हमने 51 में क्या देखा था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता को लागू करने का। और भारत का क्या गोल है कि उदारवादी में न्यूट्रल का, कि किसी भी गुट निरपेक्ष को फॉलो करता है, कहीं भी कुछ भी हो किसी के पक्ष नहीं लेगा। ठीक, गुट निरपेक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेगा, तो इसलिए ये उदारवादी में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आज हमने पढ़ा और देखा कि कौन से क्या किस आर्टिकल में दे रखा है और कौन से उदारवादी हैं और कौन से गांधीवादी हैं। मोस्टली गांधीवादी पूछ लेता है तो गांधीवादी को याद कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे और ऐसे ही क्लास के लिए बने रहिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।